जेडन ऑफिस से निकलने के बाद सीधे मोनार्क कैफे जाने का सोचता है ताकि वो $1 लाख कलेक्ट कर सके और अपना टास्क पूरा कर सके। आज 7वां दिन था और अगर वो पैसे कलेक्ट नहीं करता तो टास्क फेल हो जाता और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं थे, इसलिए रिस्क लेने का सवाल ही नहीं था। जब वो कैफे पहुंचा तब शाम के 4 बज चुके थे। जैसा उसने सोचा था वहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी। जेडन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, पूरे माहौल को ऑब्जर्व करता हुआ। फिर उसने अंदर खड़ी मेलिंडा को सिग्नल किया। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन समहाउ रास्ता बन गया। जैसे ही मेलिंडा ने उसे देखा उसने तुरंत रीस को इशारा किया कि जेडन को पीछे वाले दरवाजे से अंदर लाया जाए। उफ, काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा इन दिनों, जेडन ने अंदर आते हुए कहा। गुड डे सर, आपका स्वागत है, मेलिंडा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, थोड़ा टफ है लेकिन वर्थ इट है, मेलिंडा ने जवाब दिया। वो जेडन को एक स्पेशल चेयर पर बैठाती है और उसके सामने कॉफ़ी रखती है। प्लीज़ सर। जेडन बिना सोचे कॉफ़ी पीता है और एक लंबी राहत भरी सांस लेता है। रीस, हार्पर, जॉर्ज, इधर आओ, मेलिंडा ने आवाज़ लगाई। तीनों तुरंत अपने काम से हटकर जेडन के पास आते हैं। ये हमारे बॉस हैं, ग्रीट करो। नाइस टू मीट यू सर, रीस बोला। नाइस सीइंग यू सर, हार्पर बोली। गुड डे बॉस, जॉर्ज ने कहा। मेलिंडा धीरे से बोली, बाकी लोग बाहर काम पर हैं और डिलीवरी टीम भी बिजी है। जेडन ने सिर हिलाया और तीनों से हैंडशेक किया। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, उसने कहा। मेलिंडा थोड़ी इमोशनल हो गई। सर ने इस कैफे को बचाया है, इन्होंने ही सब बदल दिया। जेडन तुरंत बोला, रिलैक्स, अभी हमें प्रोफेशनल रहना है। मेलिंडा, सॉरी सर। कोई बात नहीं, जेडन बोला। अब सब लोग वापस काम पर जाओ, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। तीनों तुरंत वापस काम पर लौट जाते हैं। मेलिंडा बोली, पिछले 4 दिनों से यही हाल है, हर दिन भीड़ बढ़ रही है, जल्द ही ये सड़क तक पहुंच सकती है। जेडन हल्का हंसा। ये तो अच्छी बात है लेकिन अथॉरिटीज को शक हो सकता है। मेलिंडा थोड़ी चिंतित थी। जेडन ने कहा, अगर वो आए तो हम साफ साफ बता देंगे। असल चैलेंज है इस जगह को और बड़ा बनाना और इसे सिटी का मेन हैंगआउट स्पॉट बनाना। मेलिंडा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे जेडन पर पूरा भरोसा था। जेडन बोला, मैं पैसे लेने आया हूँ। मेलिंडा, अभी टोटल $1,62,000 है, कुछ डिलीवरी भी हुई है और मैंने नई बाइक्स भी ऑर्डर कर दी हैं। जेडन, गुड, मुझे सिर्फ $1,00,000 चाहिए, बाकी तुम यूज करो। मेलिंडा, ठीक है सर। उसने तुरंत फोन निकाला और पैसे ट्रांसफर कर दिए। क्रेडिट अलर्ट, $1,00,000 रिसीव्ड। जेडन ने देखा और संतुष्ट हुआ। मैं चलता हूँ, कांटेक्ट में रहूंगा। गुड जॉब एवरीवन। वो वापस चला गया। गुड बाय बॉस, मेलिंडा ने कहा। हैव अ ग्रेट डे सर, हार्पर ने दूर से आवाज लगाई। जेडन जा चुका था। हार्पर, इतना यंग और इतना रिच। जॉर्ज, रिच फैमिली होगा। रीस, नहीं, उसने खुद बनाया है सब। हार्पर मुस्कुराई। वॉटएवर, मुझे तो बॉस पसंद है। सीन चेंज, सिल्वर हॉर्न लाउंज। सोफिया गुस्से में लाउंज में दाखिल होती है। वो वीवीआईपी रूम में जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड रॉयस अक्सर होता था, लेकिन आज वो वहां नहीं था। ये कहाँ गया? सोफिया परेशान हो गई। वो बार बार कॉल करती है लेकिन फोन नहीं उठता। गुस्से में वो कुर्सी पर लात मारती है। आह! उसके पैर में दर्द हो जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हो? वो हंसते हुए कहता है। बात संभाल कर करो, सोफिया गुस्से में जवाब देती है। वो आदमी रास्ता दिखाता है। उधर देखो। सोफिया थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन चली जाती है। दरवाजा एक एली में खुलता है। वो आगे बढ़ती है और फिर वो रुक जाती है। उसकी सांस रुक जाती है। उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड रॉयस था। वो किसी दूसरी लड़की के साथ बहुत करीब था, पूरी तरह उसी में खोया हुआ। उसे ये भी पता नहीं था कि सोफिया सब देख रही है। सोफिया वहीं खड़ी रह गई जैसे दुनिया रुक गई हो। अंधेरी गली में हवा भारी थी और उस सन्नाटे को तोड़ा एक टूटती हुई आवाज ने। सोफिया के होठ कांपे। मुश्किल से शब्द निकले, रॉयस। रॉयस जैसे ही अपना नाम सुनता है वो झटके से पीछे हटता है। उसके साथ खड़ी लड़की मुड़कर देखती है और उसी पल सोफिया की दुनिया टूट जाती है। मिया, उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ वो रहती थी, जिसके साथ हर दिन हंसती थी, आज वही उसके बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी थी। रॉयस हल्का सा खांसता है, अपने कपड़े ठीक करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सोफिया, लेकिन सोफिया अब बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खाली थी, दिल पूरी तरह टूट चुका था। मुझे बताओ मैं क्या सोचूं? वो चिल्लाई। आंसू अब रुक नहीं रहे थे। कल रात से तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। मैं तुम्हें ढूंढती रही, सड़क पर लगभग ट्रक के नीचे आ जाती और तुम यहाँ हो, उसके साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। मैंने कहा ना, ये वो नहीं है जो तुम। गो टू हेल रॉयस! उसकी आवाज अब दर्द से भर चुकी थी। रॉयस ने बस कंधे उचका दिए।
जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सच में नहीं पड़ता था। शायद सबसे अच्छा यही है कि मैं चला जाऊं। वो मुड़ा, जाने लगा, लेकिन सोफिया ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? तभी मिया आगे आई। उसकी आवाज में जहर था। ध्यान से सोफिया, अब तुम्हें उसे छूने का भी हक नहीं है। एक ठंडी मुस्कान के साथ, रॉयस अब मेरा है, तुम जा सकती हो और कहीं जाकर रो सकती हो। उसे अब तुम नहीं चाहिए। उस पल सोफिया की आंखों में आग जल उठी। तू घटिया लड़की। वो मिया पर झपट पड़ी। बाल पकड़ना, धक्का, चीखें। गली में केओस शुरू हो गया। हे स्टॉप इट! रॉयस ने गुस्से में सोफिया को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। लेकिन सोफिया रुकी नहीं। वो फिर उठी और फिर दौड़ी उनकी तरफ। पाक! एक जोरदार थप्पड़। रॉयस का हाथ उसके चेहरे पर पड़ा। सोफिया फिर गिर गई, उसके गाल पर उभरा हुआ लाल निशान। दूर रहो मुझसे, समझी? खत्म हो गया सब। सोफिया वही जम गई, आंखें खुली की खुली रह गई। सिर्फ 9 दिन और सब खत्म। मिया सही कहती है, मुझे अब तुम नहीं चाहिए, रॉयस ने कहा और मिया के साथ चल पड़ा। उस पल सोफिया अंदर से पूरी तरह टूट गई। अपमान, दर्द, ह्यूमिलिएशन, सब कुछ एक साथ। वो जमीन पर बैठ गई, रोते रोते टूट चुकी थी। बीप! फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा भी नहीं, लेकिन फिर धीरे से स्क्रीन देखी। मॉम, तुम्हारा एक्स जेडन अब चेयरमैन बन गया है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। रॉयस ने पैसे भेजे, हमें बहुत ज़रूरत है। फ़ोन हाथ से ढीला पड़ गया और सोफिया फिर से रो पड़ी, इस बार पहले से भी ज़्यादा। उधर जेडन शांत बैठा था। उसके सामने सिस्टम इंटरफेस चमक रहा था। $10 लाख क्रेडिटेड, प्लस 2 रेपुटेशन, प्लस 2 इन्फ्लुएंस। जेडन हल्का मुस्कुराया। मुझे लगा था बस $500 मिलेंगे। अब उसके अकाउंट में 20 मिलियन से ज्यादा थे, लेकिन दिमाग में डर था, इतने पैसे, सवाल उठेंगे। तभी सिस्टम की आवाज आई, सब कवर कर दिया है होस्ट। जेडन ने राहत की सांस ली। तो नए टास्क्स? और अचानक पूरा स्क्रीन भर गया। टास्क 008, टास्क 009, टास्क 010, टास्क 011, टास्क 011। बस अगर मारना है तो सीधे मार दे। सिस्टम हंसा, तुमने खुद मांगा था। जेडन ने सिर पकड़ा। ये तो पूरी दुनिया जीतने जैसा है। थका हुआ वो घर पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर शांति थी। तभी फोन बजा। हेलो, कर्टिस वेन बोल रहा हूँ। जेडन फ्रीज हो गया। कल मिलते हैं, आर्केडिया, 7 PM। कॉल कट। ये क्या चाहता है मुझसे? जेडन सोच में पड़ गया। तभी फिर कॉल आया, कैमिलिया। सॉरी, आज नहीं आ पाई, आई मिस्ड यू। जेडन ने हल्का सा जवाब दिया, आई एम फाइन। और तभी पीछे से आवाज आई, बेब, कौन है? टेमी खड़ी थी, सब सुन चुकी थी। फोन के दूसरी तरफ कैमिलिया भी सुन चुकी थी। बेब, जेडन, ये कौन है? जेडन की आंखें झपकी। वो 2 आवाजों के बीच फंसा हुआ था। एक रसोई के दरवाजे से आती हुई नर्म मीठी आवाज, और दूसरी फोन के दूसरी तरफ से आती हुई तेज सवालों से भरी आवाज। बेब? टेमी की आवाज हल्की सी कटी हुई हवा को चीरती हुई आई। उसके हाथ में तौलिया था, भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई। तुम किससे बात कर रहे हो? जेडन वही जम गया। शिट, कैमिलिया अभी भी कॉल पर है। उसे समझ नहीं आया कॉल काटे या नहीं, लेकिन अगर काटता तो शक पक्का था। जेडन, क्या चल रहा है? कैमिलिया की आवाज अब बदल चुकी थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, उसे कहो कि वो तुम्हारी दोस्त है, बाद में संभाल लेना। टेमी समस्या नहीं है, कैमिलिया है। जेडन के चेहरे पर तुरंत क्लैरिटी आई। कुछ नहीं, बस मेरी एक दोस्त है, उसे थोड़ी मदद चाहिए थी। मैं बाद में बात करता हूँ, ओके? प्रॉमिस। उसने तुरंत कॉल काट दी और जैसे ही फोन नीचे किया, टेमी उसके करीब आ गई। तुमने झूठ क्यों बोला? जेडन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शब्द नहीं निकले। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर टेमी ने धीरे से कहा, इट्स ओके, मुझे बस एक चीज जाननी है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, सही? जेडन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। टेमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, हल्का सा ब्लश। बस यही सुनना था मुझे। और बिना किसी गुस्से के उसने उसके माथे पर हल्का सा किस किया। वो लड़की थोड़ी अपसेट लग रही थी। सब ठीक है ना? उसने पूछा। जेडन मुड़ा, मुस्कुराया। बस कोई पुरानी जान पहचान, मैंने कभी मदद की थी, अब शायद फिर चाहती है। लोग ऐसे ही होते हैं। टेमी ने उसे गौर से देखा, फिर सिर हिला दिया। समझ में आता है। उसने प्लेफुल तरीके से उसके बाल बिखेर दिए। तुम अच्छे हो जे, दिल से अच्छे। जेडन ने राहत की सांस ली, वो सच में मान गई थी। मैंने खाना बनाया है, टेमी ने अचानक कहा। चिकन फ्राइड राइस और सोया स्क्यूअर्स, सब खत्म करना पड़ेगा। वो जल्दी से किचन में चली गई। जेडन उसे जाते हुए देखता रह गया। इतनी आसानी से मान गई? सिस्टम फिर बोला, उसका अफेक्शन 60% पार कर चुका है, इसलिए उसे शक नहीं हुआ। जेडन हल्का मुस्कुराया, अब समझ आया। कुछ देर बाद टेमी 2 प्लेट्स लेकर आई। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। खामोशी के बीच टेमी ने पूछा, तुम अभी भी यहाँ क्यों रह रहे हो? ये घर अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लेवल का नहीं है। जेडन ने पानी पिया, फिर बोला, मैं नया घर बना रहा हूँ, फिर शिफ्ट करूंगा। टेमी मुस्कुराई, मैं नहीं चाहती तुम जाओ, हम यहाँ साथ रह सकते हैं। जेडन ने हंसकर कहा,
या फिर पेंट हाउस ले लेते हैं स्लावा आइलैंड पर। टेमी तुरंत हिल गई। नहीं, वो बहुत ज्यादा है। फिर उसने उसकी आंखों में देखा। तुम बहुत अच्छे हो, सच में। कुछ सेकंड दोनों की आंखें मिली, जैसे सब कुछ समझ आ रहा हो बिना बोले। टेमी धीरे से उठी, उसकी तरफ चली, टेबल साइड किया और सीधे उसकी गोद में बैठ गई। जेडन की सांस थोड़ी भारी हो गई। टेमी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आई लव यू जेडन। और अगले ही पल उसने उसे किस कर लिया। इस बार पहले से ज्यादा इंटेंस, ज्यादा गहरा। जेडन भी पीछे नहीं हटा, उसने उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। उनके बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। कमरा शांत था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और वो पल जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों बिस्तर पर आ चुके थे। अब कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक फ्लो, एक कनेक्शन जो हर सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। जेडन पूरी तरह खो चुका था। दुनिया, पैसे, टास्क्स सब भूल चुका था। उसके सामने अब सिर्फ एक चीज थी, टेमी। और वो पल जो पहले से कहीं ज्यादा रियल था। कमीलिया जेडन के साथ हुई कॉल के बाद से बेचैन थी। वो अपने बड़े आलीशान लिविंग रूम में एक वेलवेट चेयर पर बैठी थी। उसके पास रखी छोटी टेबल पर वाइन का ग्लास रखा था जो आधा से भी कम बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे, लेकिन उसे साफ याद था कि उसने फोन पर एक लड़की की आवाज सुनी थी जिसने जेडन को बेबी कहा था। पहला ख्याल यही आया कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन उसे पूरा यकीन नहीं था। पता नहीं क्यों उसे इस बात पर थोड़ा डाउट हो रहा था। वो ये भी सोच रही थी कि वो ऑफिशियली जेडन की गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो उसे सवाल करने या जलने का कोई हक भी नहीं बनता। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उधर एक और बात उसे परेशान कर रही थी, नॉर्थेजिया के प्रिंस से शादी। उसके पिता लगातार उस पर दबाव डाल रहे थे। कमीलिया की पूरी जिंदगी उसके पिता के फैसलों के हिसाब से चली थी। वो बिजनेस पढ़ रही थी, जबकि उसका सपना म्यूजिक आर्टिस्ट बनने का था। उसने कभी दोस्ती भी खुलकर नहीं की। वो एक तरह से अकेली प्रिंसेस की तरह पली बड़ी थी। उसके पिता उसे हमेशा अपने बिजनेस के कामों में इन्वॉल्व करते रहे, लेकिन अब मामला और बड़ा था। उसकी पूरी जिंदगी का फैसला, प्रिंस कायल से शादी। कमीलिया ने साफ मना कर दिया था, लेकिन उसके पिता के लिए उसकी बातों की कोई कीमत नहीं थी। हर बार की तरह वो उसे मना ही लेते थे और इस बार भी उन्होंने साफ कह दिया था ये शादी होगी। तभी हेस्टन उसके पास आया। वो एक लंबा मिडिल एज्ड आदमी था, गंजा सिर, उसकी नजरें तेज थीं। प्रिंस ऑफ नॉर्थेजिया ने आज फिर लेटर भेजा है। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, उसने कहा। कमीलिया ने सिर उठाया, आंखों में गुस्सा था। सम्मान या फायदा? आपके लिए पावर और मेरे लिए एक सोने का पिंजरा। हेस्टन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये भविष्य है। नॉर्थेजिया पावरफुल बन रहा है। कमीलिया ने सिर हिलाया। मैं कोई चेस पीस नहीं हूं, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे सपने हैं। और वो रुक गई। हेस्टन की नजरें तेज हो गईं। कोई है तुम्हारी जिंदगी में? कमीलिया चुप रही, लेकिन उसके चेहरे ने सब बता दिया। हेस्टन बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे छोड़ दोगी। जल्द ही प्रिंस कायल और उनका परिवार यहाँ आने वाला है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। दुनिया इमोशन से नहीं चलती, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कमीलिया ने तुरंत हाथ हटा दिया। कभी आप सैक्रिफाइस करेंगे या हमेशा मुझे ही करना होगा? उसकी बात सुनकर हेस्टन का चेहरा बदल गया। अब वो सख्त हो गया। ये रिक्वेस्ट नहीं है, आदेश है। एंगेजमेंट अनाउंस होगी और तुम वहां होगी। कमीलिया का चेहरा सख्त हो गया। आपको बेटी नहीं, ओबीडियंट पपेट चाहिए, लेकिन मैं किसी की नहीं बनूंगी जब तक मैं खुद ना चाहूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। फिर भी वो जानती थी उसका पिता हमेशा डोमिनेंट रहा है, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया, इस बार सब अलग होगा। अगले दिन जेडन को काफी काम थे। उसे लेक्चर अटेंड करना था, फिर ऑफिस जाना था और बाद में कर्टिस वेन से मिलना था। लेक्चर स्किप करना ऑप्शन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। फाइनल एग्जाम्स पास थे और स्काई हाई यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स का बहुत महत्व था। तुम जा रहे हो? टेम्मी ने पूछा। जेडन मुस्कुराया। हाँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसने उसे हल्का सा किस किया और कार में बैठकर निकल गया। केयरटेकर मिस्टर कॉलिंस बालकनी से सब देख रहा था, खामोश। जेडन कैंपस पहुंचा और जल्दी से क्लास में घुस गया। वो 1 मिनट लेट था, लेकिन प्रोफेसर अभी तक नहीं आया था। क्लास में स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे और टॉपिक था सोफिया। सुना तुमने? एक लड़की बोली। सोफिया ने रॉयस को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ देख लिया। फिर क्या हुआ? दूसरी ने पूछा। रॉयस ने उसे सबके सामने इंसल्ट कर दिया। क्लास में रिएक्शन शुरू हो गए, कुछ शॉक्ड, कुछ खुश। सही हुआ,
बहुत एटीट्यूड था उसमें, किसी ने कहा। रॉयस बस उसे इस्तेमाल कर रहा था, अब छोड़ दिया, एक लड़के ने कहा। अब वो उसकी फ्रेंड के साथ है, पीछे से आवाज आई। जेडन चुप बैठा था, वो गॉसिप में शामिल नहीं हुआ। उसे बस इतना लगा ये जल्दी हो गया, और उसे थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी महसूस हुआ, क्योंकि सोफिया की माँ अब उसकी कंपनी में अप्लाई कर चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, उसे बदले की खुशबू आने लगी थी। तभी रॉयस क्लास में आया, रिची के साथ। पूरी क्लास चुप हो गई, सब उससे डरते थे। जेडन ने ध्यान नहीं दिया। फिर 5 मिनट बाद लूका आया। उसका चेहरा ठंडा था, वो सीधे अंदर आया। रॉयस ने आवाज लगाई, लूका इधर आ। लेकिन लूका ने उसे इग्नोर कर दिया। पूरी क्लास हैरान रह गई। फिर वो जेडन की तरफ बढ़ा, सबकी नजरें उन पर थीं। वो जेडन के पास बैठ गया और मुस्कुराया, एक दोस्ताना मुस्कान। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। हाय। जेडन शॉक में था, पूरी क्लास भी। कुछ तो गड़बड़ थी। जेडन को अब साफ समझ आ चुका था, सिर्फ सिस्टम ही नहीं, उसे खुद भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने सीधा लूका की तरफ देखा। तुम चाहते क्या हो? उसकी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं। पूरी क्लास शांत हो गई, सबकी नजरें लूका पर थीं। वही लूका जो पहले रॉयस के साथ मिलकर जेडन को नीचा दिखाता था। जेडन धीरे लेकिन सख्ती से बोला, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, तुम लोग हर मौके पर मुझे इंसल्ट करते थे। लूका हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। वो गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, हम लोग गलत थे, मैं भी गलत था। जेडन की भौं हल्की उठी। ये कोई ट्रैप है या सच? लूका की मुस्कान फीकी पड़ गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम मजाक कर रहे थे, जो किया वो गलत था। मुझे लगा था कि मुझे रॉयस के लिए लॉयल रहना चाहिए, लेकिन अब लगता है मैं गलत लोगों के साथ खड़ा था। जेडन उसे घूरता रहा, शक अभी भी था, लेकिन हल्की क्यूरियोसिटी भी। क्या ये सब तुम्हारे अंकल की वजह से है, जो मुझसे मिलना चाहते हैं? लूका हल्का मुस्कुराया, अंकल कर्टिस? हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ उनके लिए नहीं बैठा। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ प्रिटेंड करते करते। जेडन कुर्सी पर पीछे झुक गया। तो तुम हो कौन लूका? लूका ने सीधा जवाब दिया, एक इंसान जो बेहतर बनना चाहता है। कुछ सेकंड की चुप्पी, ना पूरी ऑकवर्ड ना पूरी कंफर्टेबल, बस अनसर्टेन। जेडन चुप रहा। इतना सब सहने के बाद क्या वो इतनी आसानी से सब भूल जाए? लूका ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। तुम मुझसे बात मत करो, माफ भी मत करो, बस पहली बार किसी असली इंसान के पास बैठना चाहता था। जेडन कुछ बोलता उससे पहले दरवाजा खुला। प्रोफेसर मेंडल अंदर आए। सब शांत हो जाओ, क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू हुआ। जेडन सामने देख रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। लूका? वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था, नोट्स ले रहा था, क्वेश्चंस पूछ रहा था, जैसे वो पहले कभी बुली था ही नहीं। 1.5 घंटे बाद लेक्चर खत्म हुआ। जेडन तुरंत उठ गया, उसके पास टाइम नहीं था। जेडन वेट! लूका ने आवाज लगाई, लेकिन जेडन रुका नहीं। उसने अपना टैबलेट और किताब उठाई और सीधे बाहर चला गया। वो जानता था सब उसे देख रहे हैं, लूका भी, लेकिन वो नहीं रुका। हॉल के अंदर अचानक लूका! रॉयस की आवाज गूंज उठी। क्लास टेंस हो गई। कुछ लड़कियां तुरंत बाहर भाग गईं। सब जानते थे रॉयस का मतलब ट्रबल। रॉयस ने लूका का कॉलर पकड़ लिया। तू क्या कर रहा है? उसके साथ बैठ रहा है? मुझे इग्नोर कर रहा है? लूका का चेहरा नहीं बदला, वो बस कामली बोला, हाथ हटाओ रॉयस। नहीं, पहले बता क्या चल रहा है? लूका ने उसका हाथ पकड़कर हटाया जोर से। तुम मुझे ओन नहीं करते रॉयस, कभी नहीं। उसने कॉलर ठीक किया, पीछे हटते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। पूरी क्लास शॉक में थी। रॉयस की आंखों में गुस्सा जल रहा था, बिट्रेयल। लूका बिना रुके बाहर चला गया, जैसे उसने अपनी पुरानी जिंदगी का दरवाजा बंद कर दिया हो। रॉयस ने रिची की तरफ देखा। तू भी बिट्रे करेगा? रिची तुरंत बोला, नहीं भाई, मैं लॉयल हूँ। रॉयस मुस्कुराया, गुड, मैं घर जा रहा हूँ, फादर से बात करनी है। इतनी सी बात के लिए? रिची हैरान था। रॉयस धीमे बोला, ये सिर्फ ये बात नहीं है, और वो चला गया। मीनवाइल जेडन ऑफिस पहुंच चुका था, शार्प लुक। सबरीना ने बताया, मिसेस लिना हार्टली 2 घंटे से वेट कर रही हैं। जेडन हल्का मुस्कुराया, अच्छा है, वेट कराया। वो अपने ऑफिस में गया और कहा, उन्हें अंदर भेजो। दरवाजा खुला, लिना अंदर आई। पहले वाली एरोगेंट वुमन अब नहीं थी, उसकी जगह एक फेक इनोसेंट चेहरा था। जेडन खुद को रोक नहीं पाया, वो हंस पड़ा। गुड, लिना बोलने लगी। ग्रीटिंग की जरूरत नहीं, जेडन ने बीच में ही रोक दिया। जेडन बोला, आप ओवर क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड भी। लिना मुस्कुराई, मुझे पता था आप मुझे जॉब देंगे। जेडन की आंखें ठंडी हो गईं। किसने कहा? लिना फ्रीज। कल आपने अपने बॉस को इंसल्ट किया, सिक्योरिटी बुला ली, जबकि आप एम्प्लॉय भी नहीं थी।
आई एम सॉरी, वो घबरा कर बोली। जेडन मुस्कुराया। मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि आपको पता नहीं था मैं चेयरमैन हूँ। मतलब आप किसी को भी इंसल्ट कर सकती हैं अगर वो नीचे हो। नहीं, मैं मदर ऑफ सोफिया, सेम एज डॉटर। उसकी आवाज अब शार्प थी। आप एरोगेंट हैं। कंपनी में आकर क्या करेंगी? लोगों को इंसल्ट, फाइट, पावर अब्यूज? लेना चुप। जेडन आगे झुका। आप लायबिलिटी हैं। क्वालिफिकेशन सब कुछ नहीं होता। क्लीनर भी नहीं बना सकता आपको। अब लेना फट पड़ी। बस, अब और इंसल्ट नहीं सहूंगी। रॉयस इस कंपनी से 10 गुना रिच है। वो मुझे जॉब देगा। वो उठकर जाने लगी। अगर आप गलत हो तो? जेडन की आवाज आई। वो रुक गई। अगर रॉयस उतना परफेक्ट नहीं है, अगर वो आपको $1 भी ना दे सके? तुम कुछ नहीं जानते, वो गुस्से में बोली। मैं उसे बताऊंगी। वो चली गई। जेडन पीछे से बोला, आई विल बी वेटिंग। उसने सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग। उसे सबसे ज्यादा मजा इस बात में आ रहा था, लिना को अभी तक पता ही नहीं उसकी बेटी डंप हो चुकी है। लिना के जाते ही दरवाजा हल्के से बंद हुआ और कुछ ही सेकंड बाद सबरीना अंदर आई, हाथ में एक फाइल लिए हुए। उसकी चाल स्टेडी थी, लेकिन आंखों में सवाल साफ दिख रहा था। कैसा रहा सर? मैनेजर ने कहा था वो सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट थी। जेडन ने बिना देर किए जवाब दिया, हम उसे हायर नहीं कर रहे। वो जनरल अकाउंटेंट बनने के लायक नहीं है। उसने इशारे से सबरीना को बैठने को कहा। सबरीना की भौहें सिकुड़ गईं। वो समझ नहीं पा रही थी ये फैसला क्यों। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद वो कल वाली बात की वजह से नाराज है, जब उसने जेडन को इंसल्ट किया था, ये जाने बिना कि वो नया चेयरमैन है। उसने खुद ही मन में सोचा, अगर ये सजा है तो सही है। वो डिसिप्लिन में पली थी और ऐसे बिहेवियर को वो खुद भी गलत मानती थी। वो चुपचाप फाइल आगे बढ़ा देती है। हमने इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं, कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट भी किया है। फिर वो थोड़ी रुकी। लेकिन पुराने वर्कर्स के साथ सिचुएशन थोड़ी टफ है। आई नो, जेडन ने बीच में ही कहा। उसकी आवाज काम थी लेकिन कंट्रोल से भरी हुई। तुम इस कंपनी की एम्बेसडर हो। तुम हर चीज मुझसे बेहतर जानती हो। तुम जानती हो कि डाउनफॉल क्यों हुआ। सबरीना कुछ पल के लिए चुप रह गई। जेडन आगे बोला, इसलिए ये डिसीजन मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें फायर करो, नए लोगों को मौका दो। कॉम्पनसेशन देंगे, लेकिन कंपनी को बचाना जरूरी है। कभी कभी सिंपथी से ऊपर पर्पस रखना पड़ता है। सबरीना ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। नोटेड सर। फिर उसने एक और बात रखी, कंपनी के पास सिर्फ $6,70,000 बचे हैं। 3 महीने का खर्च भी मुश्किल से निकल पाएगा। जेडन ने पूछा, डेली सेल्स? सबरीना ने सीधा जवाब दिया, कभी 1, कभी 2, कभी 3 और कभी 0। जेडन ने हल्की सांस छोड़ी। बहुत बुरा हाल है। लेकिन फिर उसने तुरंत खुद को स्टेडी किया। लेकिन चिंता मत करो, हर फायर्ड वर्कर को $15,000 देना और 2 बजे सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ, हम मीटिंग करेंगे। सबरीना उठी और क्वाइटली बाहर चली गई। अब जेडन अकेला था। ऑफिस में सन्नाटा था और सामने फैली रिपोर्ट्स। ज़िंटेक कोलैप्स के कगार पर था। 3 महीने नहीं, शायद 2 महीने भी नहीं। लो क्वालिटी कार्स, पुअर इंजीनियरिंग, जीरो ट्रस्ट। लोग बेंज, लैम्बोर्गिनी, मैक्लारन खरीद रहे थे। ज़िंटेक कोई देखना भी नहीं चाहता। जेडन ने माथा पकड़ लिया, मुझे कुछ करना होगा। वो 2 घंटे तक सोचता रहा। आइडियाज आते और रिजेक्ट हो जाते। मोबाइल फोन्स, टू मच कंपटीशन, न्यू मॉडल्स, रिस्की। वो थक चुका था। तभी उसे याद आया, सिस्टम स्किल। जेडन की आंखों में हल्की चमक आई, शायद यही सॉल्यूशन है। उसने धीरे से कहा, एक्टिवेट, और उसी पल सब कुछ बदल गया। उसके दिमाग में आइडियाज फ्लड की तरह आने लगे, तेज, क्लियर, पावरफुल। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत नोटबुक उठाई और लिखना शुरू कर दिया। वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज, हर चीज लाइटनिंग स्पीड में उतर रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स गाइड कर रही हो। कुछ देर बाद वो रुका। स्किल डीएक्टिवेट हुई। उसने नोटबुक देखी, 10 पेजेस। डैम। उसने गहरी सांस ली। तभी दरवाजा खुला। सबरीना, सर, मीटिंग टाइम। जेडन ने नोटबुक उठाई और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ गया। रूम में सभी लोग मौजूद थे, ओल्ड स्टाफ, न्यू रिक्रूट्स। सबकी नजरें उसी पर थीं। जेडन बैठा नहीं, सीधा खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया। ज़िंटेक मर रही है। कमरे में हल्की हलचल हुई। कुछ महीनों में अगर कुछ नहीं बदला तो हम सब यहाँ से बाहर होंगे। लोग सिर हिलाने लगे। रियलिटी हार्श थी, लेकिन जेडन की आवाज अचानक बदल गई, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट। लेकिन मैं इसे होने नहीं दूंगा। साइलेंस। मैं इस कंपनी को वापस उठाऊंगा। अब सबकी आंखों में उम्मीद थी। जेडन ने नोटबुक खोली और बोला, हम नए कार मॉडल्स बनाएंगे, न्यू फीचर्स, न्यू ब्रांड। सब चुप। फिर उसने कहा, हम AI पावर्ड कार्स बनाएंगे। रूम में केओस, मरमर्स, शॉक। जेडन ने हाथ उठाया और सब शांत हो गए। कार्स को ड्राइवर नहीं चाहिए, उन्हें ब्रेन चाहिए,
रियल टाइम डिसीजंस, सेल्फ लर्निंग इंटेलिजेंस, एक ऐसी कार जो कमांड पर खुद ड्राइव करे, ट्रैफिक समझे, रूट बदले और ओनर के साथ इवॉल्व करे। रूम अब स्टैंडर्ड था। निकोलस खड़ा हुआ। सर, फंड्स? जेडन, मैं संभाल लूंगा। साइलेंस, फिर अग्रीमेंट। जेडन आगे बोला, हमें टॉप इंजीनियर्स चाहिए, बेस्ट डिजाइनर्स। सबने सिर हिलाया। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। और हम एआई कोर का नाम रखेंगे माइंड। सबरीना ने धीरे से दोहराया, माइंड? जेडन, मॉड्यूलर इंटेलिजेंस फॉर नेविगेशनल ड्राइविंग। एक सेकेंड और फिर पूरे रूम में गूंज उठा, माइंड। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये रेवोल्यूशन था। जेडन ने फाइनल कहा, जेड से जिन, न्यू आइडेंटिटी, 3 मॉडल्स और हम मार्केट हिला देंगे। जेडन ने कंपनी के हर नए वर्कर से मुलाकात की और जो पुराने एम्प्लॉयज बचे थे उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। मीटिंग के बाद एक चीज साफ थी, अब इन लोगों को जेडन पर भरोसा होने लगा था। सिर्फ उसका आइडिया ही पावरफुल नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का था। जेडन ने मुट्ठी बांधते हुए कहा, अगर हम सब मिलकर सही काम करें तो जिन टेक को टॉप पर ले जाएंगे। पूरी बोर्ड खड़ी हो गई, स्टैंडिंग ओवेशन। तालियों की आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी। हाँ, वो जवान था, बहुत जवान, लेकिन उसने कंपनी खरीदी थी, उसके पास विजन था और अब लोग उसे सीरियसली लेने लगे थे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जेडन ने एम्बेसडर सबरीना, मैनेजर पीटर, टेक्नोलॉजी ऑफिसर थियो और मैकेनिकल ऑफिसर नोहा को अपने ऑफिस में बुलाया। वेलकम। उसने उन्हें ऑफिस के अंदर वाले सिटिंग एरिया में बैठने का इशारा किया। थियो ने सबसे पहले कहा, सर, ये आसान नहीं होगा। लेवल 5 ऑटोनोमी एआई दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाया। जेडन हल्का मुस्कुराया, इसीलिए हम अलग बनेंगे। रिसर्च करो, हर चीज की जरूरत लिखो, कॉस्ट निकालो। हमें तीनों मॉडल्स के 100 यूनिट्स बनाने होंगे। नोहा तुरंत बोला, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स तैयार हैं, बस एआई कोर की एक्चुअल कॉस्ट बाकी है। गुड। जेडन ने सिर हिलाया। नोहा ने आगे कहा, सर, सिर्फ मैकेनिकल साइड में ही लगभग $13 मिलियन लगेंगे। अब थियो बोला, अगर हमें ट्रू लेवल 5 एआई बनाना है तो लगभग 4 मिलियन और लगेंगे। एक ऐसा एआई जो दुनिया के हर रूट को समझ सके। जेडन ने बिना हेजिटेशन कहा, मनी इशू नहीं है, टाइम इशू है। हमें 2 महीने के अंदर शुरू करना होगा। सबरीना ने तुरंत जवाब दिया, डिजाइन मैनेजर की पूरी रिपोर्ट मैं खुद हैंडल करूंगी। पीटर भी बोला, एवरीथिंग विल गो स्मूथली सर। मीटिंग खत्म हुई, सब लोग बाहर जाने लगे। तभी जेडन ने सबरीना को वापस बुलाया। मैं शायद पूरे वीक ऑफिस में ना रहूं, काम तुम्हें संभालना होगा। सबरीना ने बिना सवाल किए सिर हिला दिया और बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। जेडन कुर्सी पर पीछे झुक गया। डैम, क्या स्किल है! ऑपरेशनल करिश्मा, इंटेलिजेंस। वो स्किल लिटरली उसके दिमाग को टेक ओवर कर लेती थी। जेडन खुद कभी इतना बड़ा आइडिया नहीं सोच सकता था। एआई पावर्ड कार्स, माइंड, ये सब उस स्किल की वजह से था। सिस्टम की आवाज फिर आई, यूनिक बनने के लिए कभी कभी बॉक्स के बाहर सोचना पड़ता है। जेडन हल्का मुस्कुराया, आई बिलीव यू। उसने कुछ देर और प्लान्स लिखे, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, रिसोर्सेज, सब डिटेल में। फिर उसने घड़ी देखी, लेट हो चुका था। आर्केडिया लाउंज, 7:15 PM। जेडन धीरे धीरे अंदर चला। होपफुली वो इरिटेट होकर जा चुका होगा। उसने बड़बड़ाया, लेकिन उल्टा हुआ। कर्टिस वेन अभी भी वहीं बैठा था, वीवीआईपी लाउंज में, बिल्कुल रिलैक्स्ड। हे जेडन, ओवर हियर। कर्टिस ने कैजुअली हाथ हिलाया। जेडन ने इंडिफरेंट नजर डाली, सूट ठीक किया और आगे बढ़ गया। 3 बॉडीगार्ड्स आसपास खड़े थे, ब्लैक सूट्स, लेकिन आर्म्ड नहीं। कुर्तिस ने सामने वाली सीट ऑफर की, लेकिन जेडन के चेहरे से साफ दिख रहा था वो जोक्स के मूड में नहीं है। आई एम ग्लैड यू केम। कुर्तिस मुस्कुराया, लेकिन जेडन चुप। वेटर वाइन लेकर आई, 2 गोल्डन कप्स रखे गए, वाइन डाली गई, लेकिन जेडन ने अपना ग्लास टेबल पर वापस रख दिया, छुआ तक नहीं। कुर्तिस ने नोटिस किया और हल्का श्रग किया। मुझे पता है ये आसान मीटिंग नहीं थी। यू आर राइट, जेडन ने बीच में काट दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जब मेरे फादर को डिस्ट्रॉय किया गया तब वेन और किंग्सली प्रैक्टिकली फैमिली थे, और अब अचानक मीटिंग। कुछ सेकंड की चुप्पी। कुर्तिस ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बोलिए। जेडन की ग्लेयर अभी भी शार्प थी। कुर्तिस फाइनली बोला, मुझे पता है तुम रिवेंज चाहते हो, और ट्रस्ट मी, तुम्हारे फादर इनोसेंट थे। जेडन की आंखें सिकुड़ गईं। इनोसेंट? तुम लोगों ने ही तो उन्हें फंसाया था। नो, कुर्तिस ने तुरंत कहा, ग्रेगरी किंग्सली ने सब प्लान किया। फेक प्रूफ्स, करप्ट सबऑर्डिनेट्स,
उसने सब मैनिपुलेट किया। जेडन की आवाज भारी हो गई। और ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो? कुर्तिस आगे झुका, क्योंकि हमें सच पता चल गया। मैं और साइलस हम किंग्सलीज को गिराना चाहते हैं। जेडन हल्का हंसा, कोल्ड लाफ। असल बात यह है कि अब तुम लोग एलाइज नहीं रहे। सही कहा ना? कुर्तिस कुछ पल चुप रह गया। जेडन ने डायरेक्ट हिट कर दिया था। आखिरकार कुर्तिस बोला, ग्रेगरी ने हमें बिट्रे किया। ग्रैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो अकेला ले गया। लेकिन ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता। जेडन ने बीच में रोक दिया। कुर्तिस ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। टुगेदर वी कैन डिस्ट्रॉय द किंग्सलीज। नो थैंक्स। जेडन खड़ा हो गया। मैं अपने फादर का बदला खुद लूंगा। वेट! कुर्तिस की आवाज तेज हुई। तुम सच में सोचते हो कि अकेले जीत जाओगे? जेडन मुड़ा। बेट लगानी है? कुर्तिस ने गहरी सांस ली। तुम बहुत स्टबर्न हो। जेडन की आंखें अंधेरी हो गईं। आई नो, और यही रीजन है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं किंग्सलीज को खत्म करूंगा। और प्रे करो कि उसके बाद मैं वेन के पीछे ना आऊं। वो मुड़कर जाने लगा। कुर्तिस ऑलमोस्ट स्पीचलेस था, लेकिन उसने आखिरी बार आवाज लगाई, वेट! जेडन रुक गया, फ्रस्ट्रेटेड। कुर्तिस धीरे लेकिन भारी आवाज में बोला, किंग्सलीज के गवर्नमेंट कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। तुम जानते हो ये। जज, कोर्ट, पावर। सोचो, एक यंग आदमी अगेंस्ट ग्रेगरी किंग्सली, आउटकम क्या होगा? इस बार जेडन चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं, क्योंकि ये बात सच थी। उसे याद आया कैसे ग्रेगरी ने उसके फादर को आसानी से जेल भिजवा दिया था, कैसे वो खुद क्लीन बच गया। ग्रेगरी किंग्सली कोई मामूली दुश्मन नहीं था। कर्टिस की बातों से जेडन थोड़ा नरम जरूर पड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने पूरी तरह वैने फैमिली का साथ देने का फैसला कर लिया हो। जेडन ने सीधा पूछा, क्या इसी वजह से तुमने अपने नेफ्यू को मेरे पास भेजा? कर्टिस ने सिर हिलाया। नहीं, लूका खुद समझ गया था कि सही क्या है। उसने खुद फैसला लिया है। जेडन ने ठंडे स्वर में कहा, वो मेरे पास ना आए। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे वो पुरानी घटना याद आ गई, जब लाउंज में उसे अपमान झेलना पड़ा था। वो दर्द अभी भी बाकी था, हालांकि अब वो खुद को संभालना सीख चुका था। कर्टिस ने समझाते हुए कहा, देखो जेडन, लूका ने गलती की थी, लेकिन वो रॉयस के दबाव में था। अब वो बदलना चाहता है, उसे एक मौका दो। जेडन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, माफ किया, लेकिन भूला नहीं हूँ। कर्टिस ने बात बदलते हुए कहा, अगली बार जब हम मिलेंगे मेरा भाई भी होगा। हम नाइटलैंड में मिलेंगे। जेडन ने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, फिर मिलते हैं। जेडन घर लौट आया, लेकिन उसके दिमाग में दो सवाल घूम रहे थे। क्या वो वैने फैमिली का साथ दे या सब कुछ अकेले करे? कुछ दिन बाद जेडन अपने लिविंग रूम में बैठा था। सिस्टम डैशबोर्ड देख रहा था। उसकी नजर अफेक्शन बार पर गई। टेमी ग्रेस 89%। उसने हल्का सा भौं सिकोड़ ली। सिस्टम, अगर ये 100% हो गया तो क्या होगा? सिस्टम का जवाब आया, तुम खुद देखोगे। जेडन झुंझला गया। बस इतना ही? देख लेना। जेडन समझ गया, कुछ तो होने वाला है। उसने आवाज लगाई, टेमी! कुछ ही सेकंड में टेमी दरवाजे से झांकी। हाँ? जेडन मुस्कुराया। तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर चलते हैं। टेमी चौंक गई। सच में? हाँ, आज तुम्हें स्पॉइल करते हैं। टेमी खुशी से भाग गई। बस 10 मिनट। जेडन हंस पड़ा। मतलब कम से कम 20 मिनट। और सच में वो थोड़ी देर बाद आई, लेकिन इस बार वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों कार में निकले, सिटी के सबसे लग्जरी स्टोर्स में गए। टेमी की खुशी देखते बन रही थी। जेडन उसे एक बड़े डिजाइनर स्टोर में ले गया। टेमी हैरान, मैंने इसे सिर्फ इंस्टाग्राम पर देखा है। जेडन बोला, आज सब तुम्हारा है, जो पसंद आए ले लो। फिर शुरू हुआ शॉपिंग का असली दौर। टेमी एक के बाद एक आउटफिट्स ट्राई कर रही थी। जेडन बस बैठकर देख रहा था, हर बार हल्की मुस्कान के साथ। एक ड्रेस में वो इतनी खुशी से घूमी कि पास रखा मैनेकिन गिर गया। हुप्स! वो हंस पड़ी। जेडन भी मुस्कुराया। कोई बात नहीं, इसे भी खरीद लेते हैं। फिर शूज, फिर ज्वेलरी। टेमी हर चीज देखकर हैरान थी। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। जेडन बस बोला, ऑलरेडी पेड। कुछ देर बाद टेमी पूरी तरह चमक रही थी, खुश, कॉन्फिडेंट, अलग ही ग्लो। तभी अफेक्शन 100%। इफेक्ट ट्रिगर्ड। जेडन चौंक गया। अब क्या होगा? सिस्टम फिर बोला, देख लेना। घर लौटने के बाद टेमी सोफे पर बैठी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जेडन ने सोचा शायद कुछ खास नहीं बदला, लेकिन तभी अचानक टेमी उसके ऊपर झपट पड़ी। जेडन घबरा गया। ये क्या? टेमी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? जेडन हैरान, क्या? अब मुझे कोई और पसंद ही नहीं आएगा। जेडन चुप, थोड़ा शॉक्ड, थोड़ा कंफ्यूज्ड। टेमी ने आगे कहा, अब तुम किसी और लड़की से बात नहीं करोगे। क्या? अगर किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब जेडन को समझ आ गया, कुछ बदल गया है। सिस्टम ने जवाब दिया, पोजेसिव डिवोशन मोड एक्टिवेट हो गया है। जेडन ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, खुश हूँ या डरूं? टेमी हंसी, दोनों। वो उसे गले लगाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज में। जेडन ने मन ही मन सोचा,
सिस्टम, तूने ये क्या कर दिया? और सिस्टम का जवाब आया, अब ये पूरी तरह तुम्हारे साथ है, लेकिन ध्यान से संभालना, कहानी अब और दिलचस्प होने वाली थी।